नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जी हां, गहलोत कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। सीएम निवास पर बैठक चल रही है। विधानसभा सत्र को लेकर बैठक हो रही है। कैबिनेट में चर्चा आपत्तियों के जवाब पर हो रही है। आज ही राज्यपाल को भेजा जाएगा जवाब। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें कि गहलोत कैबिनेट की बैठक चल रही है और उस बैठक में ये बैठक सीएम निवास पर चल रही है और बैठक में आपको बता दें कि विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा हो रही है और राज्यपाल ने जिन पर आपत्ति जताई है उसके जवाब को लेकर भी चर्चा हो रही है। आज ही राज्यपाल को भेजा जाएगा जवाब। तो राज्यपाल से सरकार का टकराव लगातार बना हुआ है और 2 बार कोशिश की जा चुकी है। गहलोत कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव भेजा जा चुका है सत्र को चलाने के लिए, लेकिन दोनों बार नाकामयाबी हाथ लगी। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोवर्धन जुड़ चुके हैं और दीपक व्यास भी जुड़े हुए हैं। इस पूरे मसले पर जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चलते हैं गोवर्धन चौधरी के पास। गोवर्धन, बैठक चल रही है, क्या लगता है कि गहलोत कैबिनेट की अब तीसरी बार कामयाबी मिल पाएगी? देखिए, कैबिनेट की बैठक अभी कुछ देर पहले शुरू हो चुकी है और एक सूत्रीय एजेंडा है कि राज्यपाल ने जो 3 मुद्दों को लेकर के आपत्तियां वापस भेजी हैं विधानसभा सत्र को लेकर के, उन आपत्तियों का जवाब तैयार किया गया है और उसको कैबिनेट की मंजूरी दे करके और राजभवन वापस फाइल भिजवाई जाएगी विधानसभा सत्र बुलाने के लिए। अब कैबिनेट का प्रस्ताव वापस, संशोधित प्रस्ताव राजभवन को भिजवाने के साथ ही राज्यपाल के रुख पर निर्भर करेगा कि वो क्या फैसला करते हैं, क्या सरकार के जवाब से वो संतुष्ट होते हैं या नहीं होते हैं। ये राज्यपाल के रुख पर ही निर्भर करेगा। लेकिन सरकार ने तीसरी बार अपना जवाब राज्यपाल के क्वेरीज पर तैयार करके भेजने की तैयारी कर ली है। आज ही कैबिनेट में ये पारित करके और जवाब कुछ देर बाद में, जैसे ही कैबिनेट की बैठक खत्म होगी, ये जवाब राजभवन को भेज दिया जाएगा। राज्यपाल ने प्रमुख तौर से 3 आपत्तियां लगाई हैं। एक तो विश्वास मत प्रस्ताव को लेकर के पूछा है, दूसरा कोरोना को देखते हुए हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन, 1200-1300 लोग इकट्ठे होंगे विधानसभा के अंदर क्योंकि 200 विधायक हैं और उनकी व्यवस्था करने के लिए फिर 1000 के आसपास ऑफिसर्स हो जाते हैं। तो बोले उनमें सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन कैसे किया जाएगा, उसका जवाब दिया जाना है। और एक 21 दिन का नोटिस बनाम शॉर्ट नोटिस, इसको लेकर के है। सरकार चाहती है कि बहुत कम नोटिस पर विधानसभा बुलाई जाए। गवर्नर का सुझाव है कि 21 दिन का नोटिस दिया जाए। तो इन तीनों जवाब ये आज कैबिनेट से पारित करके और राजभवन को भेजे जाएंगे। अब ये राज्यपाल पर निर्भर करता है कि वो इन जवाब से संतुष्ट होते हैं या पिछली बार की तरह फिर कोई क्वेरीज लगा देते हैं। लेकिन इतना तय है, इस पूरे मसले पर अब गवर्नर के रुख पर निर्भर करता है आगे का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम। अगर राज्यपाल ने अब भी मंजूरी नहीं दी तो हो सकता है जो कांग्रेस के चुनिंदा वरिष्ठ नेता हैं वो अब राष्ट्रपति का रुख कर सकते हैं। कल ही राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा गया इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के और अब वो वहां खुद जाकर के भी राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांग सकते हैं अगर राज्यपाल ने इस बार मौका नहीं दिया तो। अब इंतजार किया जाना चाहिए कि राज्यपाल को जब ये जवाब यहाँ से भेजा जाएगा तो राज्यपाल का रुख क्या रहता है। जी गोवर्धन, जो पिछली बार गए थे तो राज्यपाल ने 6 पॉइंट्स थमा दिए थे कि 6 पॉइंट्स के जवाब दीजिए। उसके बाद 2 बार नाकामयाबी लगी, उसके बाद फिर अब 3 पॉइंट पे मामला आके अटका हुआ है। तो ये 3 पॉइंट अगर संतुष्ट हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं तो आप बता रहे हैं कि सीधे राष्ट्रपति का रुख करेंगे। तो ऐसे टकराव की स्थिति में क्या लगता है कि अब रुख किधर का होगा? देखिए, विधायकों का पूर्ण समर्थन बिना शर्त के दिया था, जिससे कि यहाँ सांप्रदायिक ताकतों को दूर रखा जा सके। लेकिन दुख की बात यह है कि श्री गहलोत ने अपने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी बदनीयती से बीएसपी को राजस्थान में गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए हमारे सभी 6 विधायकों को असंवैधानिक तरीके से कांग्रेस में विलय करने की गैर कानूनी कार्रवाई की और यही गलत कृत्य इन्होंने
अपने पिछले मुख्यमंत्रित्व कार्यकाल में भी किया था। चूंकि कांग्रेस का ये कार्य संविधान की 10वीं अनुसूची के पूर्णता विरुद्ध है, इसलिए बीएसपी के द्वारा दिनांक 26/7/2020 को इन 6 विधायकों को व्हिप जारी करके निर्देशित किया गया है कि वो असेंबली के सदन में कांग्रेस के खिलाफ ही अपना मत डालेंगे, अन्यथा फिर उनके विरुद्ध उनकी सदस्यता रद्द किए जाने के लिए कार्रवाई की जाएगी। और बीएसपी ने ये निर्णय कांग्रेस के द्वारा बार बार बीएसपी को धोखा दिए जाने के कारण ही लिया है, और इस कारण से इनकी अब सरकार रहती है या नहीं रहती है, इसका दोष पूर्ण रूप से कांग्रेस और उनके मुख्यमंत्री श्री गहलोत का ही होगा। जबकि बीएसपी ने इस असंवैधानिक प्रक्रिया को राज्यसभा के चुनाव होने के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त तथा विधानसभा अध्यक्ष के रिटर्निंग ऑफिसर आदि के समक्ष लिखित रूप से प्रत्यावेदन देकर उठाया था, परंतु मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये कहते हुए कि इस पर निर्णय देना उनके क्षेत्र अधिकार में नहीं है, निस्तारित कर दिया था। इसके उपरांत बीएसपी के समक्ष कोर्ट में जाने के अतिरिक्त फिर कोई विकल्प नहीं बचा। वैसे बीएसपी इसको लेकर पहले भी कोर्ट में जा सकती थी, लेकिन कांग्रेस को इसका सही सबक कब सिखाया जा सकता है, खासतौर से श्री गहलोत को इसका सबक कब सिखाया जा सकता है, इसकी हमारी पार्टी राह देख रही थी। इसलिए उसी के हिसाब से अब हमारी पार्टी ने कोर्ट में जाने का उचित समय पर यह सही फैसला लिया है, और इस मामले को हम ठंडा नहीं पड़ने देंगे और इस मामले को हम आगे तक ले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाएंगे। लेकिन इस बार हमने ये तय कर लिया है कि कांग्रेस ये जो बार बार गलत कार्य कर रही है, संवैधानिक कार्य कर रही है, इसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कांग्रेस की ओर से अब ये कहा जा रहा है कि उनके सामान अर्थात विधायकों की चोरी हो गई है, जो ये बहुत ही अनैतिक है तथा आम जन जिन्होंने विधायकों को चुना था उनकी मंशा के खिलाफ है। इनका ये कथन और परेशानी वाला व काफी हास्यास्पद भी लगता है, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि इन्होंने स्वयं इस कार्य को, जिसको ये चोरी कहते हैं, बीएसपी के 6 विधायकों को ले जाते वक्त किया था, और तब इनको ये याद नहीं आया कि ये कार्य पूर्णतः असंवैधानिक होने के साथ साथ अनैतिक भी है तथा जनता की मंशा के विपरीत है, क्योंकि उस चुनाव में जनता ने कांग्रेस के प्रत्याशी को हराते हुए बीएसपी के नाम से वोट दिया था। चोरी का सामान चोरी हो जाने पर अब कांग्रेस पार्टी शोर मचा रही है, यानी एक पुरानी कहावत है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खुद ये गलत काम करते और हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ये जो इस किस्म का जो इन्होंने बात कर रहे हैं, तो ये सोच समझकर इनको करनी चाहिए, तो ये ज्यादा इनके लिए बेहतर होगा। इसके साथ ही यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि कोरोना वायरस को लेकर आपको ये मालूम है कि पूरे दुनिया त्रस्त है, मतलब, और अपना मुल्क भी, अपना भारत देश भी काफी त्रस्त है इस बीमारी से। और इसकी रोकथाम के लिए केंद्र और राज्यों की सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, और आखिरी कदम केंद्र सरकार ने तो अनलॉक के तहत कुछ शर्तों के आधार पर तो इन्होंने ये आखिरी कदम उठाया था। अभी ये 3-4 दिन में अनलॉक पार्ट 3 जारी करने वाले हैं। मेरा केंद्र सरकार से ये कहना, राज्यों की सरकारों से भी ये कहना है कि इनको इसकी रोकथाम के लिए
सही कदम उठाने चाहिए और जो इससे पीड़ित लोग हैं तो उनका इलाज प्रॉपर होना चाहिए और जहां जिन केंद्रों में इनको रखा जा रहा है उसकी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो जो हमें नजर नहीं आ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश का या देश के अन्य किसी भी राज्य का मामला है। तो बसपा सुप्रीमो मायावती को सुन रहे थे आप। 6 विधायकों जो कांग्रेस में शामिल हो गए उसको लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस ने असंवैधानिक तरीके से 6 विधायकों को अपने में शामिल कर लिया। और चलिए वापस हम चलते हैं। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गोवर्धन चौधरी जुड़े हुए हैं और दीपक व्यास भी जुड़े हुए हैं। गोवर्धन, आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती को। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जो है बसपा जो है बैठने वाली नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएगी। असंवैधानिक तरीके से, अनैतिक तरीके से इन्होंने उनके विधायकों को कांग्रेस में मिला लिया। बिल्कुल, मायावती ने साफ तौर से ये कहा कि वो उस वक्त भी कोर्ट जा सकती थी लेकिन मौके का इंतजार कर रहे थे और मौका अब बसपा को मिला है, क्योंकि जब सचिन पायलट खेमे की बगावत हुई है और सरकार पर संकट आया तो उस वक्त बसपा को लगा है कि अब सही वक्त पर चोट करने का वक्त है, ये मायावती का कहना था। हालांकि राजस्थान हाईकोर्ट ने उस याचिका पर कोई कार्रवाई करने से या संज्ञान लेने से मना कर दिया, कल उसको राहत नहीं मिली। अब लेकिन मायावती ने ये जरूर कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट तक भी जाना पड़ा और लड़ाई लड़नी पड़ी तो वो लड़ेंगे, इस पूरे मसले को वो शांत नहीं होने देंगे, ये बसपा की ओर से कहा गया है। बसपा के जो स्थानीय नेता थे वो भी कल यही कह रहे थे, लेकिन आज मायावती के बयान आने के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि बसपा इस लड़ाई को लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में है। जो कानूनी लड़ाई है वो बसपा जारी रखेगी, ये यहाँ कहना था। लेकिन अभी तक की जो स्थिति है अगर देखा जाए राज्यों में, क्योंकि यहाँ 100% जो विधायक दल है बसपा का वो कांग्रेस में विलय कर चुका है, तो अभी जो कानून के जानकार हैं उनके मुताबिक इस विलय को लेकर के ज्यादा राहत बसपा को मिलने वाली नहीं है। हालांकि राजनीतिक तौर से बयानबाजी करना अलग बात है। हमारे साथ दीपक भी जुड़े हुए हैं, फेयरमाउंट पर लगातार वहां पे कवरेज कर रहे हैं। दीपक, वहां पर क्या हलचल है और क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए माजिद, यहाँ पर आज कोई खास हलचल यहाँ पर नहीं है, क्योंकि सुबह कैबिनेट की जिस तरीके से बैठक होनी थी उसकी वजह से तमाम जो मंत्री हैं वो यहाँ से निकलकर चले गए थे सुबह 10 बजे पहले ही, और उसके बाद में जो उन लोगों की तरफ से मंत्रिमंडल की बैठक में हिस्सा लिया जा रहा है कैबिनेट की बैठक में। यदि फेयरमाउंट होटल की बात करें तो यहाँ पर तमाम जो विधायक हैं मंत्रियों के अलावा वो अभी भी यहाँ पर मौजूद है और अंदर बिल्कुल दीपक आप नजर बनाए रखिए, आगे भी अब अपडेट लेंगे और आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और रुक करते हैं अगली खबर का। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जी हां, और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें जयपुर से आ रही है इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से। जी हां, जयपुर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता रहे हैं। तो मदन दिलावर की ओर फिर से पेश हुई है याचिका, हाईकोर्ट में पेश की है याचिका। इस वक्त बड़ी खबर जयपुर से, मदन दिलावर की ओर से फिर पेश हुए हैं याचिका, हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। और ज्यादा जानकारी के सचिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सचिन, मदन दिलावर लगता है बैठने के मूड में नहीं है, एक बार फिर से उन्होंने याचिका दायर की, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, मदन दिलावर की ओर से आज एक दूसरी याचिका अभी थोड़ी देर पहले राजस्थान हाईकोर्ट में पेश हो गई है। जो 24 जुलाई को जो आदेश था स्पीकर का, जो टेक्निकल ग्राउंड पे जो खारिज की गई थी, उस ग्राउंड को चैलेंज कर दिया है इस याचिका के अंदर। और ये कहा गया है कि जो इंटेंशनली जो है इस तरह से याचिका को खारिज किया गया है, जबकि इस टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज करने का अधिकार स्पीकर को नहीं था। फिलहाल यही बात निकल के सामने आ रही है कि जो 24 जुलाई का स्पीकर का आदेश है उसको राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है और एक बार फिर से जो है मदन दिलावर ने इस पूरे मामले में याचिका पेश कर दी है, जिस पर संभवतः देखा जाए कि सुनवाई की बात जो सामने आ रही है वो कहा जा रहा है कि या तो इस वीक के अंत में यानी शुक्रवार तक या शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है, या फिर नेक्स्ट जो वर्किंग वीक आएगा यानी सोमवार से
उसके बाद ही पूरे मामले में कोई सुनवाई हो पाएगी इस पूरे मामले में। लेकिन याचिका आज पेश कर दी है और जो 24 जुलाई का जो आदेश है राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष सीपी जोशी का, उसको इस बार चुनौती दी गई है। जी एक बार फिर से जो है याचिका दायर की है। सचिन, ये बताइए कि अब इस याचिका से कितनी मुश्किलें कांग्रेस के लिए पैदा हो सकती हैं? देखिए, फिलहाल मुश्किलों की जहां तक बात है, अभी बहुत इनिशियल स्टेज पे याचिका पेश हुई है। अभी तो ये देखना कोर्ट को ये तय करना है कि जो टेक्निकल ग्राउंड की वो बात कर रहे हैं कि सभी अधिकार स्पीकर को नहीं है टेक्निकल ग्राउंड पे खारिज करने का, तो उसको अभी कोर्ट को तय करना है। तो ऐसे में फिलहाल कोई निर्णय हो जाना ऐसा संभव नजर नहीं आता, उसमें काफी समय लग सकता है। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक हर्डल जरूर डालने की कोशिश की गई है बीच के अंदर। दोबारा से कल ही खारिज हुई थी इनकी याचिका और आज आनंद फानन में तुरंत याचिका सुबह पेश भी कर दी गई, रात में याचिका को तैयार करवाया गया। तो कोशिश तो यही कर रहे हैं मदन दिलावर की जल्द से जल्द सुनवाई हो और कोर्ट निर्णय ले पाए। लेकिन अब तक जिस तरह से संविधान का मामला होता है या दरबदल कानून की व्याख्या का मामला होता है, तो ऐसे मामलों में जल्दबाजी कोर्ट भी नहीं करता है। तो ऐसा नहीं लगता है कि फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में तुरंत कोई फैसला आ सके। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को निर्णय दिया जा सकता है या दोबारा जाने को कहा जा सकता है। फिलहाल अभी जल्दबाजी हुई ये कहना कि मुश्किलें याचिका पैदा कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस करे। जब तक याचिका सामने नहीं आ जाती, उसके तथ्य नहीं देखे जाते, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। और अभी तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट इसमें सुनवाई कब करेगा, क्योंकि देखिए शुक्रवार को लास्ट वर्किंग डे है। जी बिल्कुल बिल्कुल सचिन, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कोरोना पर अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो भारत में कोरोना का कहर लगातार जारी है और इसकी जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। देश में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो 14,83,000 के पार पहुंच गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों की जो संख्या है वो 33,425 हो गई है। एक दिन में कोरोना के 47,703 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, वहीं 654 मरीजों की मौत हुई है। आज देश में कोरोना के एक्टिव केस 11,874 से बढ़कर आपको बता दें कि 4,96,988 हो गए। वहीं आपको बता दें कि 24 घंटे की बात की जाए तो 35,175 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। रिकवरी रेट बढ़कर 64.23% हो गया है। तो देश में कोरोना की जो रफ्तार है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि रोकथाम के तमाम उपाय किए जा रहे हैं, बावजूद इसके भी कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन राहत की बात इस बीच यह है कि जो रिकवरी रेट है उसमें भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। 64% से ज्यादा रिकवरी रेट है। पूरी स्थिति पर चर्चा करने के बाद 40,000 के जो 2 इंजेक्शन है, टोसिलीजुमेब और रेमडेसिविर, एक अमीर आदमी तो लगा सकता है, उसकी पॉकेट अलाउ करती है। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि गरीब आदमी को भी ये सरकार पैसा मुहैया कराएगी, पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। आप इन इंजेक्शन से गरीब आदमी की ज़िंदगी भी बचाइए। RMSCL को प्रोक्योरमेंट के निर्देश दे दिए गए हैं और डिमांड बेस पे जहाँ जहाँ इन इंजेक्शन की जरूरत होगी पूरे राज्य में ये इंजेक्शन दिए जाएंगे। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग शहरों से जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीमाली उदयपुर से जुड़े हैं, ललित सिंह जोधपुर से और सचिन शर्मा जयपुर से सीधे जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सचिन के पास चलते हैं। सचिन, लगातार कोरोना की जो रफ्तार वो बढ़ती जा रही है, अब स्थिति और भी जो है विकट होती जा रही है। क्या कुछ वहां पे स्थिति है? जयपुर में ओवरऑल क्या कंडीशन है? इस समय पिछले 12 घंटे में 406 और नए मरीज आए हैं और करीब 38,000 के आसपास का जो है फिगर पहुंच गया है। 37,900 से ज़्यादा केसेस इस समय पूरे प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें प्रदेश के अस्पतालों में भर्ती मरीजों की जो कि कोरोना का इलाज ले रहे हैं, तो इस समय 10,000 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो अस्पतालों में भर्ती हैं जो कि कोरोना का इलाज ले रहे हैं।
इसके अलावा अगर रिकवरी को देखें तो रिकवरी जो है उसकी रेट में थोड़ी सी गिरावट आई है, क्योंकि जो केसेस हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़े हैं। क्योंकि अगर हम 24 घंटे का एक आकलन करें पिछले कुछ एक हफ्ते से, तो करीब करीब जो है 950 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रोज़ाना आ रहे हैं। यानी 24 घंटे में 950 से लेकर के 1100 से ज़्यादा केस इस समय पूरे प्रदेश में दर्ज हो रहे हैं। इसके अलावा एक बात यह भी सामने आई है कि पूरे प्रदेश की अगर स्थिति को देखें देश के परिप्रेक्ष्य में, तो इस समय टॉप 10 की जो एक सूची थी उसमें से राजस्थान बाहर हो गया है और इस समय 11वें स्थान पर है पूरे देश में, जो कि ये बताता है कि राजस्थान में जो सरकार ने जिस तरह से मैनेजमेंट किया है कोरोना का, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा लगातार इस बात पर जो है माइक्रो लेवल मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि किसी भी तरह से यदि पॉजिटिव केसेस की संख्या बढ़ती भी है तो कम से कम उनकी रिकवरी रेट जो है वो ऊंची बनी रहे, ताकि जल्द से जल्द जो लोग अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती होते भी हैं तो वे जल्द से जल्द अपने घर जा सकें। बिल्कुल, और उसका परिणाम हमारे साथ जोधपुर से ललित भी जुड़े हैं। ललित, कल मीटिंग हुई थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सीएम ने किया था और निर्देश भी दिए हैं इस पे लगातार काम करने के लिए। क्या कुछ हालात हैं जोधपुर में? देखिए माजिद, लगातार मीटिंग हो रही है, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, साथ ही जोधपुर का जिला प्रशासन मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। कल भी 182 मामले सामने आए थे और लगातार पिछले 4 दिन की बात करें तो 1000 मरीज पॉजिटिव नए मामले सामने आ चुके हैं। तो आंकड़े बता रहे हैं कि जोधपुर में बड़ा महाविस्फोट की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन आंकड़ों में कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। कारण साफ तौर पर यह है कि जब से अनलॉक 2 शुरू हुआ है तब से लोग जो है लापरवाह शुरू हो चुके हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही है, बाजारों में ऐसे ही भीड़ उमड़ रही है और यही कारण है कि लगातार जो है कोरोना फैल रहा है। फिलहाल लॉकडाउन की बात सामने आ रही है, लगातार लॉकडाउन की चर्चाएं चल रही है, लेकिन प्रशासन ने कहा है कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन जो सख्ती जरूर की जाएगी, कंटेनमेंट जोन बनाने की बात सामने आ रही है। तो प्रभारी सचिव है कपिल श्रीमाली भी जुड़े हैं। कपिल, लॉकडाउन की भी बात की जा रही है और कुछ जगहों पे लॉकडाउन जिला प्रशासन ने लगाया भी है, तो क्या लगता है लोग अवेयर नहीं है या अनलॉक 2 को बिल्कुल मान लिया कि अब कोरोना खत्म हो गया है, जिसकी वजह से इतनी तेजी से ग्राफ बढ़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अनलॉक 2 के साथ में लोगों की लापरवाही सामने आई है और यही वजह है कि जो कोरोना प्रोटोकॉल बनाया गया था जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाना सबसे महत्वपूर्ण विषय माना गया था, लेकिन इसको लेकर लोगों ने लापरवाही बरती और यही वजह है कि जो संक्रमित मामले उनमें लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। उदयपुर में विस्फोटक स्थिति तो नहीं कही जा सकती, लेकिन लगातार मामलों की बढ़ोतरी यहाँ भी देखी जा रही है। अब तक कुल 1142 पॉजिटिव केस उदयपुर में आ चुके हैं, हालांकि उसमें 952 केस रिकवर हो चुके हैं और 903 लोग ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। 176 एक्टिव केस अभी भी उदयपुर में बचे हैं, जो एक बार रिकवरी रेट 90% से ऊपर चली गई थी, एक बार फिर वो करीब 80 से 82% पर पहुंच चुकी है। तो रिकवरी रेट में गिरावट इसलिए हुई है क्योंकि जुलाई के महीने में हाल ही में पॉजिटिव केस काफी ज्यादा सामने आए और इसी से एक्टिव केस की संख्या भी बढ़ी है। जिला कलेक्टर ने कल सीएम की वीसी के बाद में एक बड़ा निर्णय लिया और उदयपुर में जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें रात्रिकालीन कर्फ्यू के समय में परिवर्तन किया और अब उदयपुर में रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक पूर्णतया यातायात प्रतिबंधित रहेगा, कर्फ्यू रहेगा और सभी दुकानदारों को यह निर्देशित कर दिया गया है कि वे 8 बजे से पहले अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद कर दें ताकि वे समय पर अपने घर पहुंच सके। दूसरी ओर कोरोना को लेकर एक सुखद खबर उदयपुर से है। कोरोना के इलाज को लेकर कल उदयपुर में पहला प्लाज्मा डोनेशन हुआ है। अब उदयपुर में भी प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से जो कोरोना पॉजिटिव मरीज है, जो गंभीर मरीज है, उनका इलाज हो सकेगा। जी माजिद। जी बिल्कुल कपिल, मैं सचिन के पास एक बार फिर से आना चाहूंगा। सचिन, ये बताइए कि जो अवेयरनेस कैंपेन सीएम की तरफ से चलाया गया था, क्या वो उसका कोई असर नहीं दिख रहा है या फिर जो मरीजों की संख्या है वो जो है छोटे कस्बों गांव में ज्यादा हो रहे हैं शहरों के बनिस्बत? सचिन को हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। एक बार फिर से रुक करते हैं, ललित की तरफ चलते हैं। ललित, मेरा सवाल आपसे भी यही रहेगा कि क्या लगता है कि अवेयरनेस की कमी रह गई है? सीएम का जो कैंपेन चला था वो कारगर साबित नहीं हुआ, या जो मरीज है वो कहाँ के, शहर में ज्यादा हैं या ग्रामीणों की तरफ से ज्यादा आ रहे हैं?
देखिए, निश्चित तौर पर लापरवाही सामने आई है। यही कारण है कि लगातार आंकड़े बढ़े हैं, चाहे शहर की बात करें, चाहे ग्रामीण इलाका की बात करें, ये तमाम इलाकों में बढ़े हैं। जोधपुर जिले की अगर मैं बात करूं तो पिपाड़ के साथ साथ करीब आधा दर्जन गांव ऐसे हैं जहां पे बहुत सुपर स्पीड से कोरोना का ग्राफ बढ़ा है। एक साथ 67 मरीज सामने आया। कम बचा है हमारे पास। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब देख लेते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। तो जोधपुर से बड़ी खबर, राजस्थान हाईकोर्ट से किसानों को होगी। अंबाला एयरबेस पर कल 5 राफेल फाइटर विमान पहुंचेंगे। अंबाला एयरबेस को राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। अंबाला एयरबेस पर सुरक्षा के बंदोबस्त हैं और एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे को नो ड्रोन जोन घोषित कर दिया गया है। राम मंदिर शिलान्यास के मौके पर अयोध्या में उत्साह का माहौल है। अयोध्या के सरयू तट पर बीकानेर के रहने वाले श्याम सुंदर सोनी ने 21,000 दीप प्रज्वलित कर भगवान के भूमि पूजन उत्सव की शुरुआत कर दी है। सरयू आरती से पहले सरयू के घाटों पर आज 21,000 दीपों को प्रज्वलित किया गया। उसमें भगवान के राम नाम की आकृतियां उकेरी गई। ओम नाम की आकृतियां दीपक जलाकर दर्शाई गई। कोरोना वायरस की वैक्सीन का ट्रायल भुवनेश्वर में भी शुरू हो गया है। वहीं कोरोना के लिए BCG टीका कितना असरदार है, उस पर रिसर्च तीसरे फेज में पहुंच गई है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जोधपुर से, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों को 1,81,00,000 का मुआवजा देने का आदेश हुआ है। 3 सप्ताह में मुआवजा देकर पालना रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया गया है। लूड़ी के 1,000 से ज्यादा किसानों को मुआवजा बकाया था। तो बड़ी खबर इस वक्त की, जी हाँ, इस वक्त बड़ी खबर जोधपुर से आ रही है, जहां पर राजस्थान हाईकोर्ट से किसानों को बड़ी राहत मिली है। किसानों को 1,81,00,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। 3 सप्ताह में मुआवजा देकर पालना रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है। लूड़ी के 1,000 से ज्यादा किसानों का मुआवजा बकाया था। बड़ी राहत किसानों को 1,81,00,000 का मुआवजा देने का आदेश हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है किसानों को मुआवजा देने के लिए, और साथ में यह भी कहा है कि मुआवजा देकर पालना रिपोर्ट पेश किया जाए। और चंद्रशेखर व्यास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, एक बड़ी राहत किसानों को मिली है, क्या है पूरी जानकारी? जी, निश्चित तौर पर अगर बात करें तो लूणी तहसील के सतलाना तहसील के जो मामला है सतलाना का, यहाँ पे 1,052 किसान जो थे उनको साल 2016 से इस मुआवजे का इंतजार था। 1,81,00,000 रुपए का जो मुआवजा बकाया था, उसको लेकर वे लगातार संघर्ष कर रहे थे। इसको लेकर एक जनहित याचिका भी कोर्ट में पेश की गई थी, जिस पर आज हाईकोर्ट सीजे इंद्रजीत महांती और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने इस मामले में महत्वपूर्ण आदेश देते हुए उन्होंने सबसे बड़ी बात ये ऑर्डर में टिप्पणी करी है कि किसी भी तरह की सर्कमस्टेंस क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, किसानों को जो है मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। 3 सप्ताह के अंदर जो है मुआवजा देकर इसकी रिपोर्ट जो है पालना रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। जी बिल्कुल, 3 सप्ताह का टाइम दिया है। ये 2016 की बात बता रहे हैं आप, किस मामले में किसके एवज में मुआवजा देने की बात कही गई है? किसानों की फसल का बीमे की रकम बकाया थी जो उनको अदा नहीं की गई। बीमा कंपनी और जो है संबंधित अधिकारियों द्वारा जो इसको जानबूझकर लगातार डिले किया जा रहा था, जिसको लेकर जो है जनहित याचिका कोर्ट में पेश की गई, जिस पर याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मोती सिंह ने दलील देते हुए कहा कि जो किसान है उन्होंने जो है बीमे की प्रीमियम भरी और उनको किसी भी तरह से मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान हाईकोर्ट से किसानों को बड़ी राहत मिली है। 1,81,00,000 का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।